उसने गोंद से उस आदमी का मुंह पूरी तरह चिपका दिया और फिर मेज पर रखा ड्रिंक उठाया और एक के बाद एक इंजेक्शन भरकर उसे उस आदमी के खून में डालने लगी। गोंद सूखने से पहले ही उसने अलमारी से एक सुई निकाली और उसके होंठों को एक एक टांका लगाकर पूरी तरह सिल दिया ताकि वो चीख भी ना सके। इसके तुरंत बाद उसने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाई और उसे टेढ़ा करके खौलता हुआ मोम उस आदमी के शरीर पर टपकाने लगी। आखिर में उसने एक रेनकोट पहना, फल काटने वाला चाकू उठाया और जैसे कोई रस्म पूरी कर रही हो उस आदमी के शरीर से मांस के टुकड़े काटने लगी। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने बड़े आराम से ढेरों पकवान बनाए और अपनी बिल्डिंग के पड़ोसियों को खाने पर बुलाया। मेज पर सजे खाने को देखकर और पड़ोसियों से तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ऐसी डिनर पार्टी हर महीने 2 बार होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डेविड। आज हम ताइवान की एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा बोल्ड थी। सेंसरशिप की वजह से इसे मेनलैंड में रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जॉन के करियर का सबसे डरावना और साइको रोल है। इस फिल्म में उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई डायरेक्टर हो। उसने तो पुलिस स्टेशन में जाकर भी ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी उसकी बातों में उलझ गए। चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे कहानी पर आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी कितनी ज्यादा चौंकाने वाली है। इस आदमी का नाम टॉम है। एक दिन अचानक उसे खबर मिलती है कि उसके चाचा की हालत बहुत खराब है। उनके बच्चे प्रॉपर्टी के लिए अस्पताल में ही लड़ रहे थे, लेकिन टॉम हैरान रह गया जब उसे पता चला कि उसके चाचा ने मरने से पहले अपनी एक बिल्डिंग उसके नाम कर दी है। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। चाचा ने बस उसका हाथ पकड़ा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। लेकिन जब वो इस बिल्डिंग को देखने आया तो पता चला कि वो बिल्कुल खंडहर हो चुकी थी। वो किसी तरह छत पर बने एक कमरे में पहुंचा और जैसे ही उसने लाइट जलाई वो सुन्न रह गया। सामने की दीवार पर 10 से ज्यादा मॉनिटर लगे हुए थे और हर मॉनिटर में अलग अलग कमरों की लाइव फुटेज आ रही थी। अब उसे समझ आया कि चाचा ने ये बिल्डिंग उसके नाम क्यों की थी, क्योंकि चाचा और उसकी आदतें बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों को दूसरों की जिंदगी में झांकने का शौक था। ये देखकर वो खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत बहुत सारे पैसे खर्च करके उस बिल्डिंग की मरम्मत करवाई। काम पूरा होने के बाद उसने कमरों को किराए पर देना शुरू कर दिया। किराया कम होने की वजह से जल्दी ही उसे किराएदार मिल गए। सबसे पहले मिस्टर स्मिथ और उनकी बेटी लिली रहने आए, लेकिन टॉम ने नोटिस किया कि उस पिता का अपनी ही बेटी को देखने का नजरिया कुछ अजीब था। दूसरी किराएदार थी एक बेहद खूबसूरत लड़की सारा। दिखने में तो वो एक आम वर्किंग वुमन लगती थी, लेकिन वो अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाती थी। हर रात वो किसी नए आदमी को अपने साथ लाती। ऑफिस में बॉस से लेकर मैनेजर तक सब उसके दीवाने थे। तीसरा किराएदार एक कॉलेज स्टूडेंट था, पीटर, जो हमेशा वीडियो गेम्स में लगा रहता था। उसे लगता था कि उसके पास कोई सुपर पावर है और एक दिन वो पूरी दुनिया को बचाएगा। चौथा किराएदार एक स्पोर्ट्स टीचर था, मार्क, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। टॉम ने कैमरे में देखा कि मार्क की आदतें भी उसी की तरह थी। हर रात वो डंबल उठाते हुए एक स्टेथोस्कोप को फर्श पर लगाकर नीचे रहने वाली सारा के कमरे की आवाजें छुपकर सुना करता था। पांचवें किराएदार एक गे कपल थे, एलन और बेन। उन दोनों में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता था, लेकिन सबसे रहस्यमयी थी छठी किराएदार एना। वो हमेशा एक सफेद ड्रेस पहनती थी और उसकी हरकतें भी काफी अजीब थी। वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, पूरा दिन बस एक मेज पर बैठकर किताबें पढ़ती रहती। और तो और एक लड़की होने के बावजूद उसके घर में ना तो कोई मेकअप था और ना ही हील्स, बस चारों तरफ सूटकेस भरे पड़े थे। पर उसने कभी किसी सूटकेस को नहीं खोला। दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले टॉम के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि कोई ऐसा राज है जिसे वो नहीं जान पा रहा। तो एक दिन जब एना बाहर गई, वो चुपके से उसके कमरे में घुस गया। उसने इधर उधर नजर घुमाई पर उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि क्यों ना इन सूटकेस को चेक किया जाए। उसने जैसे ही एक सूटकेस की चेन खोली तभी एना अचानक वापस आ गई और उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। टॉम को लगा कि अब वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा, इसलिए वो चुपचाप बेड के नीचे छिप गया। उसने देखा कि वो दोनों बाथरूम में गए। टॉम सोच ही रहा था कि अब कोई मजेदार सीन देखने को मिलेगा, तभी बाथरूम से कुछ गिरने की जोर की आवाज आई। इसके बाद एना बाथरूम से बाहर आई, फर्श पर पड़े कपड़े उठाए और वापस कमरे से बाहर चली गई। टॉम हिम्मत करके बेड के नीचे से बाहर निकला और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। वो हड़बड़ाते हुए अपने मॉनिटरिंग रूम में भागा और पुलिस को फोन लगाया, पर कॉल लगते ही उसने फोन काट दिया क्योंकि वो देखना चाहता था कि आगे क्या होगा। 1 घंटे बाद एना एक बड़ा सा बैग लेकर वापस कमरे में आई। वो धीरे से बाथरूम में गई और पानी का नल बंद किया। इसके बाद जो हुआ उसे टॉम जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी बड़ी साइको हो सकती है। फिर वही हुआ जो आपने वीडियो के शुरू में देखा था। टॉम ने अपनी आंखों के सामने उस लड़के को बेरमी से मरते हुए देखा। ये खौफनाक मंजर देखकर वो बुरी तरह कांप गया। अगले दिन जब वो छत से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एना धूप सेंक रही है। उसने हिम्मत जुटाई और एना से बात करने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उनकी पहली ही बातचीत में टॉम को लगा कि उन दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। मैंने तुम्हें कभी काम पर जाते नहीं देखा, मैंने तो कभी किराया देने में देरी नहीं की, है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी का अंत आ चुका है? अंत आ चुका है। मेरी जिंदगी काफी बोरिंग है, पर दिन तो ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे ना। अंत का मतलब मौत नहीं है। अंत का मतलब है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है, बस वही रोज की घिसी-पिटी जिंदगी जीना जिसमें कुछ भी नया होने की उम्मीद ना हो। अगर किसी इंसान की जिंदगी बाकी आम लोगों की तरह ही है तो वो बस एक लूप की तरह है जो बार बार रिपीट होता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम इन सबसे अलग कैसे हो सकते हो? उसी रात एना ने खुद अपने हाथों से बहुत सारे नॉनवेज डिश बनाए और बिल्डिंग के सभी किराएदारों को दावत पर बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बड़े मजे से खा रहे थे, पर टॉम ने सिर्फ सादे चावल खाए क्योंकि केवल वही जानता था कि वो मीट कहां से आया था।
तभी वो गे कपल सबके सामने ही एक दूसरे के साथ प्यार जताने लगे और स्पोर्ट्स टीचर मार्क पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सारा को इम्प्रेस कर सके। टॉम इन सब नकली और दिखावा करने वाले लोगों को देख रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक पागलपन वाला आइडिया आया। उसने सोचा कि वो इन लोगों के छुपे हुए रूप को बाहर निकालेगा। आधी रात को टॉम चुपके से एक मेडिकल स्टोर गया और जानवरों को दी जाने वाली उत्तेजक दवाइयां और नींद की गोलियां ले आया। वो इंसानियत का इम्तिहान लेने के लिए एक खतरनाक खेल शुरू करने वाला था। अब सब कुछ लोगों पर निर्भर था। अगली बार हम सब फिर साथ में खाना खाएंगे। वापस अपनी बिल्डिंग में आकर उसने उस दवा में मच्छर भगाने वाली कॉइल को डुबा दिया। जब कॉइल ने पूरी दवा सोख ली तो उसने उसे सुखाया और फिर चुपके से मिस्टर स्मिथ और उनकी बेटी के कमरे में रख दिया। इसके बाद वो पीटर के कमरे में गया और कोला में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। फिर वो अपने कमरे में वापस आ गया और मॉनिटर के सामने बैठकर तमाशा शुरू होने का इंतजार करने लगा। रात का वक्त हो गया था। पीटर वो नींद की गोली वाला कोला पीकर अपनी कुर्सी पर ही बेहोश हो गया। तभी टॉम दोबारा उसके कमरे में घुसा और पीटर को घसीटकर बाथरूम में ले गया। उसने पीटर के सारे कपड़े उतार दिए ताकि उसे लगे कि वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया है। जब पीटर की नींद खुली तो उसने खुद को बिना कपड़ों के बाथरूम में पाया। वो एकदम चौंक गया, लेकिन जब भी वो सोकर उठता वो खुद को एक नई जगह पर पाता। इससे उसे पक्का यकीन होने लगा कि उसने वाकई में टेलीपोर्ट होने की सुपर पावर हासिल कर ली है। इसलिए वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि इस जादुई शक्ति को कैसे कंट्रोल किया जाए। और दूसरी तरफ मिस्टर स्मिथ उस कॉइल के धुएं की वजह से बहुत बेचैन होने लगे। अपने पास सो रही अपनी ही बेटी को देखकर वो गहरी सांसें लेते हुए अपनी गंदी सोच को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे हो? किस बात का नाटक है? शायद तुम्हें बस एक हल्के से धक्के की जरूरत है। इंसानी फितरत देखिए, आज नहीं तो कल ये सब तो होना ही था। फिर टॉम की नजर दूसरों की जासूसी करने वाले मार्क पर पड़ी। उसने पहले एक नोटिस लगाया कि चाबियां गुम हो गई है। फिर उसने चुपके से सभी कमरों की चाबियों का गुच्छा मार्क के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी है। उसे पक्का यकीन था कि मार्क वो चाबियां कभी वापस नहीं करेगा और वैसा ही हुआ। चाबियां मिलते ही मार्क के दिमाग में एक गंदा ख्याल आया। उसने मौका देखा और जब सारा घर पर नहीं थी तो वो चुपके से उसके कमरे में घुस गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तुम अंदर से जैसे इंसान हो वैसे ही बनकर दिखाओ। इस दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है मेरे दोस्त। समाज हमें मजबूर करता है कि हम सब शरीफ बनने का नाटक करें, इसलिए दुनिया के सामने अच्छे बने रहना ही ठीक है, वरना ये दुनिया बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना? उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सारा के बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो किसी जानवर की तरह उसके बिस्तर पर बची हुई खुशबू को सूंघने लगा। यहाँ तक कि वो बाथरूम में गया और टॉयलेट सीट पर बची हुई महक को भी सूंघने लगा। ये सब देखकर टॉम को बहुत मजा आ रहा था, जैसे उसका प्लान काम कर रहा हो। लेकिन इतनी सी गड़बड़ी से अब उसका मन नहीं भर रहा था। उसने एक और खतरनाक गेम खेलने की सोची और अपनी नजरें उस गे कपल की तरफ घुमा ली। देखने के लिए शुक्रिया हम आदमी। सोने से पहले उसने अचानक देखा कि उसकी साफ चादर पर एक बाल गिरा हुआ था। जब उसने उत्सुकता से उसे उठाकर देखा तो वो एक अजीब सा हरा बाल था। ये पक्का उन दोनों का नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने अंदर के गुस्से को दबा लिया। उसे सफाई की बहुत ज्यादा सनक थी और उसे एक तरह की ओसीडी भी थी। वो हर दिन अपने कमरे को एकदम साफ रखता था और सारी चीजें सलीके से रखता था। उधर डेविड टॉम के कमरे में आया और बेहोश टॉम को चुपके से उनके बिस्तर पर लेटा दिया। उसने कमरे को ऐसा बना दिया जैसे वहां कुछ हुआ हो। थोड़ी देर बाद टीचर जॉन कमरे में आया और ये सब देखकर उसे लगा कि उसके स्टूडेंट ने उसे धोखा दिया है। वो पूरी तरह टूटकर सोफे पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद सैम अंदर आया और बिस्तर पर एक नंगे आदमी को देखकर उसे लगा कि टीचर को कोई और मिल गया है। शक करने वाले उन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। और क्या छुपा रहे हो तुम? होश में आने पर टॉम ने समझाने की कोशिश की कि शायद वो अपनी सुपर पावर से वहां आ गया, लेकिन इतने बेतुके बहाने पर कौन यकीन करता। कमरे में बहस बढ़ती ही जा रही थी। गुस्से में आकर सैम ने चाकू उठा लिया और जॉन को मारने चला, लेकिन हाथापाई में गलती से जॉन के हाथों सैम मारा गया। ये समझकर कि उसने खून कर दिया है, जॉन ने पुलिस को बुलाने के बजाय उसे छुपाने का फैसला किया। आधी रात को वो चुपके से घने जंगल में गया और सैम की लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे नहीं पता था कि मॉनिटरिंग रूम में बैठा डेविड ये सब देख रहा है। दूसरी तरफ चाबी मिलने के बाद से ही मार्क अक्सर सारा के कमरे में घुस जाता था। आज जब वो कमरे में मजे कर रहा था तभी उसे बाहर से सारा की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर अलमारी में छिप गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सारा एक आदमी के साथ लौटी है। दोनों अंदर आते ही अलमारी के पास रोमांस करने लगे। उनकी आवाजें सुनकर मार्क शर्म से लाल हो गया। किसी तरह वो आदमी वहां से गया। मार्क अलमारी से बाहर निकला तो उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। वो तुरंत बाथरूम की तरफ गया। जब उसने सारा को नहाते हुए देखा तो मार्क अपना आपा खो बैठा और सीधे उस पर कूद पड़ा। मुझे पता था तुम सिर्फ छिपकर देखने वाले डरपोक नहीं हो मार्क, तुम तो असली मर्द हो, असली मर्द। अगले दिन डेविड ने कैमरे में देखा कि एमा ने फिर से हमला किया है। इस बार उसने पीटर की बेटी लिली को अगवा किया था। एमा को चूहा लेकर अपने पास आते देख लिली डर के मारे भीख मांगने लगी। कैमरे में ये सब देखकर डेविड ने तुरंत अपना अगला प्लान शुरू किया। सबसे पहले उसने सैम की लाश को टॉम के बिस्तर के नीचे छिपा दिया और फिर बेहोश टॉम को सारा के बिस्तर के नीचे खिसका दिया। जब एमा बाहर गई तो उसने पीटर की बेटी को बचाया और उसे मार्क की अलमारी में छिपा दिया। ये सब करने के बाद वो अपने कमरे में गया, म्यूजिक ऑन किया और तमाशा देखने का इंतजार करने लगा। रात को सारा एक जॉम्बी जैसे दिखने वाले आदमी के साथ लौटी। मार्क ने उन्हें देख लिया और तुरंत अपने कमरे में जाकर गंदी हरकतें करने लगा। तभी बिस्तर के नीचे लेटा टॉम झटके से जाग गया। तुम यहाँ कैसे आए? तुम इसे जानते हो? मैं वो घटिया औरत। क्या तुम जानबूझकर मुझे जलील कर रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज लड़ना बंद करो। टॉम को देखकर सारा का बॉस भड़क गया
उसने सारा की बुरी तरह पिटाई कर दी। आवाज सुनकर मार्क उसे बचाने दौड़ा। उसे लगा कि बॉस को भगाकर वो सारा का दिल जीत लेगा, लेकिन सारा ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। महीने का कितना कमाते हो, मुझे क्या दोगे, तमाशा मत करो। इन बातों ने मार्क को पूरी तरह भड़का दिया। उसकी असली फितरत सामने आ गई और उसने सारा को पीटना शुरू कर दिया। उसका तलाक भी घरेलू हिंसा की वजह से हुआ था। पिटाई के बाद मार्क वहां से चला गया। उसी वक्त काम से लौटे पीटर को पता चला कि उसकी बेटी गायब है। उसने तुरंत सारा से उसके बारे में पूछा, लेकिन गुस्से में भरी सारा ने कहा कि जाकर मार्क से पूछो जिसे चाबी मिली थी। उधर मार्क ने कमरे में वापस आते ही अपनी अलमारी में पीटर की बेटी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीटर ने उसका दरवाजा खटखटाया। घबराहट में कुछ समझ न आने पर मार्क ने पीटर की बेटी का मुंह और नाक दबा दिया, जिससे गलती से उसकी मौत हो गई। आवाज सुनकर पीटर अंदर घुस आया और अपनी बेटी की लाश देखकर वो पूरी तरह टूट गया। गुस्से में पीटर ने बदला लेने के लिए मार्क पर हमला कर दिया, लेकिन हाथापाई में मार्क ने गलती से पीटर को भी मार डाला। किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब डेविड के ही प्लान का हिस्सा था। दूसरी तरफ जॉन गड्ढा खोदकर कमरे में लौटा तो उसने देखा कि सैम की लाश गायब है। उसे तुरंत टॉम पर शक हुआ। इस बीच टॉम को होश आया तो उसने अपने बिस्तर के नीचे एक लाश और अपने हाथ में खून से सना चाकू देखा। वो डर के मारे सुन पड़ गया। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि जॉन वहां धमका। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। तभी डेविड वहां आ गया और जानबूझकर उनका ध्यान बिस्तर के नीचे पड़ी उस ठंडी लाश की तरफ खींचा। लाश साफ दिख रही थी। डेविड अचानक घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज आज की बात किसी को मत बताना। मुझे नहीं जानना कि तुम तीनों के बीच आज क्या हुआ है, किसने क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी आपसे विनती है, पुलिस को मत बुलाना। मेरे पास और कुछ नहीं है, बस रहने के लिए यही घर है। अगर ये बात बाहर गई तो कोई यहाँ नहीं आएगा और मैं भी जी नहीं पाऊंगा। चूंकि आप लोग नहीं चाहते कि बात फैले, तो हमें लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सोचना चाहिए। वो उन दोनों को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी हर बात उनकी दुखती रग पर वार कर रही थी। डेविड की बातों में आकर दोनों डरपोक पूरी तरह घबरा गए और उन्हें मजबूरी में लाश के टुकड़े करने पड़े। आधी रात को मार्क ने अपने कमरे से झांक कर देखा कि बाहर कोई नहीं है। फिर उसने कमरे से एक भारी काले रंग का बैग घसीटा। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसकी मुलाकात जॉन और टॉम से हुई, जो खुद लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे चुपचाप बाहर की तरफ जाने लगे। आधे रास्ते में मार्क अचानक रुका। उसने गुस्से से उनसे पूछा कि लिली को मेरी अलमारी में किसने छिपाया था, सच बताओ। जब किसी ने नहीं माना तो मार्क ने टॉम पर इल्जाम लगा दिया, क्योंकि वो हमेशा टेलीपोर्ट होने की शेखी बघारता था। बिना कुछ सोचे उसने टॉम की धुनाई कर दी। शोर सुनकर पूरी बिल्डिंग के लोग जमा हो गए। धक्के मुक्की में प्लास्टिक बैग से एक कटा हुआ सिर लुढ़क कर नीचे आई। सारा के पैरों के पास जा गिरा। अगले ही पल उसकी चीख से पूरी बिल्डिंग गूंज उठी। तभी डेविड ने सीढ़ियों के कोने से इशारा किया। मार्क और जॉन इशारा समझ गए और तुरंत सारा पर झपट पड़े। एमा और डेविड ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। यहाँ तक आते आते पुलिस समझ गई थी कि मामला इतना सीधा नहीं है। जांच करने पर डेविड का असली अतीत सामने आया। 10 साल से ज्यादा पहले डेविड एक पुलिस वाला था। अपने आखिरी मिशन में उसने 7 हाई स्कूल की लड़कियों के कातिल रॉबर्ट को पकड़ा था। रॉबर्ट को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे दिमागी रूप से बीमार बताकर ताउम्र पागल खाने में डाल दिया गया। डेविड सिर्फ एक पुलिस वाला ही नहीं, बल्कि एक पिता भी था। रॉबर्ट के शिकार लोगों में डेविड की अपनी बेटी भी थी। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए डेविड ने खुद को एक पागल बताकर अस्पताल में घुसपैठ की, ताकि वो रॉबर्ट की कमजोरी पकड़ सके और उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार सके। लेकिन जल्द ही उसका इकलौता खबरी अचानक मारा गया और अब उसके अंडरकवर होने का कोई सबूत नहीं बचा था। वो हमेशा के लिए पागल खाने में फंस गया था। वहाँ के क्रूर वार्ड बॉयज ने उसकी एक नहीं सुनी और हर दिन उसे बुरी तरह तड़पाया। उन्होंने उस पर जुल्म किए और कई तरह की यातनाएं दी। डेविड को लगा कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक कि एक दिन बगल के वार्ड के रॉबर्ट ने उसे चाबियों का एक गुच्छा नहीं दिया। रॉबर्ट ने कहा कि वो उसकी असलियत और मकसद पहले से ही जानता था। उसने डेविड को जिंदा रहकर बाहर जाने और उस बिल्डिंग को संभालने के लिए कहा। इतना कहने के बाद रॉबर्ट ने फांसी लगाकर जान दे दी। कुछ सालों बाद उसकी पत्नी को अचानक अपने पति की पुरानी डायरी मिली, जिससे डेविड की पहचान साबित हुई और उसे पागल खाने से बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद डेविड सीधा उसी अपार्टमेंट में रहने आ गया और अपने बदले का प्लान बनाने लगा। उसने पागल खाने में टॉर्चर करने वाले उन सारे जालिम वार्ड बॉयज को धोखे से उस अपार्टमेंट में बुलाया और उनके साथ भी उसी बेरमी से अपना सारा बदला लिया। एमा नाम की वो लड़की असल में थी ही नहीं, वो डेविड के टूटे हुए दिमाग का दूसरा रूप थी। वो एक तरफ बेरहम कातिल भी थी और दूसरी तरफ उसकी वो मासूम बच्ची भी थी जिसे मार दिया गया था। फिल्म की सबसे डरावनी बात खून खराबा या हिंसा नहीं है, बल्कि ये है कि हर इंसान अपनी हवस के आगे जानवर बन सकता है। जैसा कि फिल्म में कहा गया है, जब निजता चुराई जाती है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब हवस जागती है तो इंसान खुद को भी नहीं पहचान पाता। खैर, मैं एलेक्स हूँ। हम अगली बार मिलेंगे। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।